बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस एंड अल्टरनेटिंग करंट। जी, तो हमने मोस्टली जो है ना वो एमसीक्यू अल्टरनेटिंग करंट के करने हैं और कुछ जो है ना वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन से रिलेटेड भी हम देखेंगे। एक दो फार्मूले हैं जो इसमें मोस्टली जो है ना वो, क्योंकि यहाँ डायग्राम बनानी पड़ जाएंगी, इसलिए जो कंसेप्ट दिया हुआ है एलसी ऑसिलेशन का, वहाँ से आप वो लेंगे। जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं एलसी ऑसिलेशन की वजह से, जो आपके पास फार्मूलाज यूज़ होंगे उनको हम देखेंगे। तो सपोज़ कर लें कि हम एमसीक्यू नंबर जैसे 8 है, यह भी एलसी ऑसिलेशन से रिलेटेड है क्वेश्चंस। एलसी सर्किट है, ऑसिलेट 100 हर्ट्ज, इंडक्टेंस की वैल्यू इतनी है, वी नीड अ कैपेसिटेंस। जी, फार्मूला आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, 1/LC होल का अंडर रूट। जी, अब देखें तीन चीज़ों की वैल्यू गिवन है। थोड़ा सा फार्मूले को आसान कर लें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। पूछा क्या गया है सी, तो फिर सी का फार्मूला क्या बनेगा, 1/ओमेगा स्क्वायर एल। चलें जी, वैल्यूज पुट करें और देखेंगे क्या बनता है। 1/, अब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 100 हर्ट्ज है, फार्मूला वैसे टोटल बनेगा 2πfL। जी, और इसका स्क्वायर भी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर C जो है ना वो किस चीज़ की कोल आ जाएगा, 1/4πf का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर ले लें तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁴। और नेक्स्ट L, इंडक्टेंस की वैल्यू है 2.5। जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसको थोड़ा सा आसान वे से सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसको हम और आसान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे करें कि ये जो, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में होता है, तो आप इस वैल्यू को 10⁴ को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, अब 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 10, यानी 10π ये आ जाएगा। ये तो ऊपर चला गया यहाँ पे। जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने 10π। अब ये जो 1 0 है, ये अगर यहाँ से आप कैंसिल करें, 1 0 आप यहाँ से कैंसिल करें तो ये बन जाएगा, ये इस ज़ीरो को यहाँ से कैंसिल करें तो ये 10⁻⁵ बन जाएगा। और पाई जो है ना जी, अब आपके सॉरी पाई जो है ना इसका स्क्वायर था, यहाँ पे पाई का स्क्वायर 3.14। ये ऑलमोस्ट 2 दफ़ा इसको लिखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 बन जाएगा। ये भी 10 और ऊपर है 10⁻⁵, ये भी ख़त्म करेंगे तो यहाँ 10⁻⁶। तो ये इसका आंसर आ गया 10⁻⁶, यानी 1 माइक्रोफेरेड। देखें कितने आसान वे से हमने इसको सॉल्व किया है। तो असल में यहाँ ट्रिक क्या थी कि एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसके आंसर तक विद इन टाइम कैसे पहुँचे, तो उसके जो वेज थे वो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। जी, नेक्स्ट, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये है इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। जी, ये 3-4 चीज़ें नोट कर लें, 3-4 चीज़ें आप यहाँ पे नोट करेंगे। उसमें एक तो ये है कि जब ऑसिलेशन की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे आप सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन के लिए भी आप मेरा एक लेक्चर सुन सकते हैं। सिंपल पेंडुलम की बात हो, या यहाँ पे x जो है ना वो मैक्सिमम होगा और v 0 होगा। यहाँ पे x 0 है जी, और v जो है ना वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक जगह स्प्रिंग इकट्ठा हुआ, फिर आपने स्प्रिंग खोल दिया, ये इनकी यहाँ पे मेन पोजीशन है, तो इसका मतलब है एक दफ़ा ओपन होगा, कंप्रेशन, ये यहाँ पे भी ऑसिलेशन शो कर लें, यहाँ पे भी, और सही सेम जो है ना वो एलसी ऑसिलेशन है। तो वहाँ पे आप कैसे चीज़ों को जो है ना एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसके अंदर जो मैस है एलसी ऑसिलेशन के अंदर जो इंडक्टेंस है वो मैस को शो करती है। जी, और 1/C जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट आप ले सकते हैं। सॉरी, के इधर आ जाएगा और 1/C इधर आ जाएगा। जी, स्प्रिंग कांस्टेंट वो एनालॉग होगा 1/C के, और जो Q है, ठीक है, ये एनालॉग होगा x के, और dQ/dt, dx/dt वेलोसिटी, और इधर जो एनालॉग है वो होगा करंट। ये 4 चीज़ें एक दूसरे के साथ एनालॉग हैं। ये आपका दूसरा ऑसिलेटर है जो आप मैकेनिकल वे से लेते हैं,
और ये आपका LC ऑसिलेटर है। तो ये इस वे से अगर आप देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या बनेगा, अभी मैं बता रहा था आपको 1/C। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने अभी किया था 14। जी इसमें से हम बहुत कम करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा फास्ट चलना है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो है ना वो हमें सॉल्व करने होंगे अल्टरनेटिंग करंट के। जी तो इसके बाद हम आ जाते हैं 20 जो विदाउट न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर और बहुत जल्द सॉल्व हो सकते हैं, हम उनको ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। चलें LC ऑसिलेटर और यहाँ पे हम ले रहे हैं 22। एक दो फार्मूलाज हैं जो हमने पहले भी किए हुए हैं, वो यहाँ पे भी यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पे एनर्जी गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा। तो आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, U = 1/2 Q का स्क्वायर ओवर C। यहाँ से Q स्क्वायर को अलग करें तो Q स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 2CU, इसकी इक्वल आ जाएगा 2C और U। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 10, 15, 2 और C, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 2 10 और इसकी वैल्यू है 25, 10⁻³ ये आपने साथ यहाँ पे लिख दिया 10, 10⁻15, 10⁻⁻, और ये देखें ये -6 इसका है ये वाला, तो ये इसको क्या बना देगा Q स्क्वायर = 2CU। 2C की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2CU, और यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ पे L गिवन है और ये गिवन है और मैक्सिमम करंट मेजर करना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2CU ये 10 की ताकत -6 और ये भी 10 की ताकत -6। जी तो इन दोनों को मिला दो, ये 10 की ताकत -12 बनेगा, 10⁻12। मैं इस क्वेश्चन पे आ गया था, हम ऊपर वाला सॉल्व कर रहे थे। जी तो ये देखें ये -6 है और ये भी -6, 10⁻12 आ गया। जी तो अब आप इसको सॉल्व करें 10 को, और ये कितना था 15, 25 नहीं है ये 15 है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 150, 10⁻12 Q स्क्वायर जो है वो, अब 150 की जगह 144 ले लें ताकि आपको वैल्यू को 10⁻12। तो बताएं 150 मैंने नहीं लिखा, 144 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका अंडर रूट लेना आसान है। 144 का आ जाएगा 12, 10 की ताकत -6, ये इसका आंसर है। 12 10⁻12 ये देखें 12 माइक्रो कूलम, ये इसका आंसर है 22 का। जी उसके बाद 23, जी 23 वही सारी चीज़ें गिवन है, अब फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब U का फार्मूला बनेगा 1/2 LI का स्क्वायर, और अब क्या पूछा गया करंट, उसी तरीके से आप लिखेंगे 2U/L, I का स्क्वायर आ जाएगा 2U/L, 2U/L। जी जनाब 2 और U की वैल्यू कितनी है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 10, ठीक है, और 10 की ताकत -5, ठीक है, डिवाइडेड बाई L वो कितना है 25, और मिली की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻3। जी सॉल्व करें आप इसको, अगर मैं इस 10 की ताकत 3 को यहाँ पे लिखूँ तो ये बन जाएगा 1 2 3 और 4, इसको और इसको 4 डिवाइडेड बाई 25, 10⁻5। जी जनाब इसको सॉल्व करें 25, यह आ जाएगा 400, ठीक है, 400 10 की ताकत -5। जी 400 10⁻5 उस वे से आप देखेंगे, और दूसरी तरफ इसका ये ख़त्म करें तो आपका आंसर देखें किस में आ रहा है 20 मिली एम्पियर में आ रहा है। जी ये वाला। जी नेक्स्ट ये था हमारे जो LC ऑसिलेशन से रिलेटेड एक आध फार्मूला ही इसमें यूज़ हो रहा है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, हमने जो मेजर क्वेश्चंस करने हैं तो 34 से हम स्टार्ट करेंगे, 34 से, और ये
अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहे हैं आरएलसी सर्किट के। उसका कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो लेक्चर सुने बगैर तो आप इनको सॉल्व कर ही नहीं सकते। चलें बढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ गिवन है। आरएलसी सर्किट है, कैपेसिटर गिवन है, ये चीज़ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और क्या पूछा गया है, करंट ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी। अब वैल्यू हमने निकालनी है किसकी, 34 में, करंट ऑसिलेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा का अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो यूज़ कर लेंगे, 1/g 2 पाई अंडर रूट, अगर ओमेगा निकाल रहे हैं तो 1/√LC। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मसला ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अंडर रूट है नीचे और वो भी पावर्स में। इंडक्टर की वैल्यू पुट करें 25 10⁻³ जी, और फिर C की वैल्यू देखें कितनी है, 12 10⁻⁶। चलें जी, और इसको फास्ट वे से सॉल्व करते हैं जी। अब इसको आप थोड़ा सा आसान कर लें, 25 को 12 से ज़रब देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 300 10⁻⁹ जी। थोड़ा और आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें तो आप इसको लिख लें, अगर 3000 एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ, यहाँ -8 आएगा तो ये -4 की सूरत में बाहर चला जाएगा जी। और 3000 जो है, अब इसको आप जो है ना थोड़ा सा, सॉरी 10⁻⁸ की है तो ये बच जाएगा 30 जी। अब 1/√30 जो है ना, ये आपको कितना देगा वैल्यू, 1/√30 1/√30। इसको आप देखें कि 1/√30 और 10⁻⁴ ऊपर जाकर 10⁻⁴ बन जाएगा, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई √30। अब √30 या 5 और 6 के दरमियान में वैल्यू आएगी। अभी मैं रफली 5 ले लेता हूँ और ऊपर 10 की ताकत 4 जी, 10 की ताकत 4, 1 2 3 और 4, इसके साथ कैंसिल कर दूँ, ये आ जाएगा ऊपर आलमोस्ट 2000, ठीक है। 2 10⁻3 2 10⁻3, तो ये देखें ये आंसर है 2 10⁻3। यहाँ से आंसर फिर ये बचेगा 2 10⁻3। तो ये इतना शॉर्टकट वे हो सकता है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है जो आपसे 1 या 1.5 मिनट ले। और इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मसला क्या था, मसला ये था कि ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस पलंदे को कैसे हल करें। तो उसमें मैंने कहा कि होल वैल्यू ले लिया करें ताकि आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकें जी। नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं 38 पे। यहाँ पे मसला ये भी है कि एक छोटा सा MCQ होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं जी। चलें कोशिश करते हैं इसको भी। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, कौन सी चीज़ लीड करेगी और कौन सी लैग करेगी। चलें नज़र भी आ रहा है, ये आपको याद भी होना चाहिए, लीड दी वोल्टेज बाय 1/4, करंट लीड करेगा। अब करंट जो लीड करता है, अगर फेज़र डायग्राम वहाँ मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ है, ये फेज़र डायग्राम है, तो ये 90 डिग्री लीड करेगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात हो रही है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, उसकी मैंने रीज़न वहाँ बताई हुई है। करंट लीड करेगा तो यहाँ करंट आएगा, यहाँ वोल्टेज आएगा, ठीक है। और कितना, π/2 90 डिग्री या 1/4, जो भी आप नाम दे दें, पूरे चक्कर का चौथा हिस्सा। अगर ये इधर मूव करके आता है तो फिर ये यहाँ पे जाएगा, लेकिन लीड कौन करेगा हमेशा, I, इसलिए आंसर क्या रहेगा, A। सो सिंपल जी। 39 रेजिस्टिव सर्किट में दोनों क्या होते हैं, इन फेज़ होते हैं, पैरेलल हैं, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा जी, दोनों इन फेज़ होंगे, इसलिए लीड और लैग वाला चक्कर नहीं है, ये चारों नहीं बन सकते। इन फेज़ विद वोल्टेज, ये इसका आंसर है जी। उसके बाद 40 प्योरली इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स दी वोल्टेज बाय, ये अगेन ये उल्टा हो गया उसके जो पहले समझाया है, ये मेरे ख्याल में आप कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ लीड करेगी और यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा काम। अब कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है करंट लैग, करंट यहाँ पे आएगा और वोल्टेज यहाँ पे आएगा। अब वोल्टेज लीड कर रहा है 1/4 या π/2 या 90 डिग्री, जो भी आप लिखना चाहें, ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको। आप कहते हैं कि करंट इधर रखें तो फिर V को यहाँ पे रखें, ऐसे घुमाएं, जब ये V यहाँ पे आएगा
तो ये फिर मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। बहरहाल ये आई, ये वी, इसमें ये लीड कर रहा है वी और आई जो है वो लैग कर रहा है। ऐसे घुमा के भी आप बता सकते हैं जी। नेक्स्ट 41, ये फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेंगे कैसे आता है। वो लेक्चर आपको बहुत गौर से सुनना होगा, तब ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी जी। अब बात हो रही है RL सर्किट की। RL सर्किट, उसमें दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, एंगल tan थीटा कौन सा होगा और साथ कौन सी चीज़ लीड और लैग करेगी। इसमें जल्दी नहीं करनी, कैसे? सबसे पहले RL सर्किट में दोनों चीज़ें इकट्ठी लेते हैं। ये देखें, RL सर्किट की अगर बात हो रही है तो पहले R की बात करते हैं। R में एक चीज़ मैं नीचे बना रहा हूँ और एक चीज़ मैं ऊपर बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा गौर से समझें। ये रेड कलर में है, एक इसके नीचे वेक्टर पड़ा हुआ है, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब दोनों चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे रखें तो करंट सपोज कर लें यहाँ पे है, तो फिर ये करंट, ये नीचे वाला जो है ना ये V है, ये V ऑफ दी R है और ये है V ऑफ दी L। अब इन दोनों का क्योंकि डबल है सर्किट, इसलिए कोई लीड और लैग की बात जल्दी नहीं करनी। आप यहाँ पे वेक्टर सम लेंगे, ये वेक्टर सम है, ये V है, ये दोनों का V है, V L का भी और V R का भी। अब लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है जी? लीड कर रहा है V, किससे? I से, कितना? बाय एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। अब एंगल थीटा कैसे लेंगे, यही डायग्राम दोबारा बनाएं आप, ये एंगल डायग्राम दोबारा बनाएं। अब यहाँ पे शो करें R को और VL की जगह लिखेंगे XL और ये इनका रिजल्टेंट जो है ना इम्पीडेंस है, ये रेजिस्टेंस है जिसको आप Z कहते हैं, ठीक है। ये है एंगल थीटा, XL को हम ओमेगा L भी लिखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ ये कहूँ कि tan थीटा यहाँ से निकालें तो tan थीटा क्या बनेगा? नीचे वाली डायग्राम की बात हो रही है इसकी। tan थीटा कैसे निकालेंगे आप जी? Y, ये देखें, ये Y जो है ना कंपोनेंट और ये X वाला कंपोनेंट, तो आप ओमेगा L डिवाइडेड बाई R करेंगे तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R, ये आ गया थीटा। लेकिन ये वाला थीटा, लेकिन लीड कौन कर रहा है? अब V लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। ऐसे समझें, करंट लैग कर रहा है किससे? V से। कितना एंगल? थीटा, और थीटा कितना होता है? ओमेगा L ओवर R। तो ये देखें, करंट लैग कर रहा है EMF से, कितना? tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R। ये असल में थीटा के बारे में है। ये सारा कंसेप्ट लिखें और ग्राफिकली इसको समझें। नेक्स्ट जी, ये अभी हमने किया था 41। उसके बाद नेक्स्ट है 42। 42 को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। RC सर्किट है अब, ठीक है। अभी करंट, जाहिर सी बात है करंट इसमें लीड तो करेगा वोल्टेज से, लेकिन कितना करेगा उसका फार्मूला भी उसी तरह निकालेंगे। यानी अगर ये आपके पास करंट है दोनों का सेम और उसके ऊपर मैं एक और वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कलर चेंज कर लूँ तो सपोज कर लें कि ये वाला करंट है और ये वाला जो है ना ये है VR और ये है VC, ये VC है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा, ये रिजल्टेंट है इनका, ठीक है। अब कौन लीड कर रहा है? I लीड कर रहा है, किससे? VC से। कितना लीड कर रहा है? फिर अगेन आप एंगल निकालेंगे थीटा, यहाँ से वही tan थीटा निकालें। अगेन उसी तरीके से बनाएं आप, यहाँ पे VR की जगह R आ जाएगा, रेजिस्टेंस में आप शो करें, और यहाँ XC को हम ओमेगा C भी लिखते हैं, सॉरी XC को 1 ओवर ओमेगा C लिखते हैं। तो ये है इम्पीडेंस। यहाँ से अगेन थीटा निकालें तो tan थीटा क्या निकलेगा? tan थीटा इक्वल्स टू y क्या है? 1 ओवर ओमेगा C डिवाइडेड बाई R ऑलरेडी यहाँ पे है तो वो यहाँ पे साथ अटैच हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा C R। तो यहाँ पे जो थीटा है उसका फार्मूला क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C R। है बहुत आसान, लगता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आसान है अगर इसको आप अंडरस्टैंड कर लें तो। ये थीटा आ गया। अब यहाँ पे कौन लीड कर रहा है? I लीड कर रहा है
किस से, वी से, सॉरी इस वी से, और कितना लीड कर रहा है, एंगल थीटा। जी, ये अगेन मैं कलर वही कर लेता हूँ जी। तो फिर आंसर क्या बना, कौन लीड करेगा, करंट ईएमएफ से, कितना, एंगल थीटा, और वो एंगल थीटा कितना निकला है। इसमें दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, एंगल निकालना भी आना चाहिए और लीड और लैग भी करना चाहिए। 90 डिग्री नहीं लेना यहाँ पे, वो होता है जब प्योर की बात हो रही है इंडक्टर या कैपेसिटर की। यहाँ पे आर एल या आर सी सर्किट है तो एंगल का फार्मूला जस्ट चेंज होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जनाब 44 पे। ये बहुत आसान से लग रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन में विद इन टाइम कैलकुलेशन हमने सीखनी है। कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है, इम्पीडेंस गिवन है, रेक्टेंस एंड ओम ये मेजर करनी है जी। रेक्टेंस एंड ओम, तो इम्पीडेंस का फार्मूला जो अभी हमने फेजर डायग्राम बनाई थी उसमें आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर ये हमें चाहिए। अब ओमेगा एल के अंदर जो है ना वो एक्स एल मौजूद है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस जी सॉरी ओमेगा एल नहीं, यहाँ पे आएगा एक्स एल का स्क्वायर। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टर की और ये वाली जो है ये किसकी है, इंडक्टर की। तो ये एक्स एल स्क्वायर जो है ना इसको हमने यहाँ से अलग करना है। तो फार्मूला अगर मैं ऐसे लिख लूँ, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, तो एक्स एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है फार्मूला। बहुत आसान है। जेड स्क्वायर 10 की ताकत 100 है तो 4 0 लगा लें, ये इसका स्क्वायर आ गया। आर का स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3600। 3600 में से 10,000 निकाल दें, बाकी आ जाएगा 6400। 6400 का मतलब है 80। एक्स एल की वैल्यू, किसका भी स्क्वायर है ना, जब 6400 का अंडर रूट लेंगे तो आपको एक्स एल की वैल्यू मिल जाएगी 80। ये इसका आंसर है 80 जी। नेक्स्ट 45, इसको आप खुद कर लें। कैपेसिटर गिवन है और एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी वाले फार्मूले से, 1/2 पाई एफ सी वाले फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चले मैं इसको अगेन सॉल्व कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और उसमें भी यही मसला हुआ था कि इसको ना स्मॉल नहीं हम कर पाए थे। एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे टर्म है तो सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूँ। 3.14 जी, एफ़ की वैल्यू 400 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू 35, 10 की ताकत -4 माइनस कितनी है 6, -6। इस 2 0 से इसको -4 कर दें आप जी। और अब थोड़ा सा इसको फास्ट वे से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, अब इसको 25 कर दें। ये 25 आ गया, ये 35 आ गया। 10 की ताकत जो -4 है ऊपर जाके 4 0 बन जाएंगे, ठीक है। 10,000 25 को 35 से ज़रब दें तो ये आलमोस्ट जो है ना 900 आ जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 900, 2 0 से 2 0 के 100/9, आलमोस्ट 11 आंसर आ जाएगा इसका, 11। तो ये देखें डी 11 आंसर है इसका जी जनाब। नेक्स्ट 46 कैपेसिटर गिवन है, साइनोसाइडल ईएमएफ विद फ्रीक्वेंसी इतनी गिवन है, मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है, मैक्सिमम करंट पूछा गया है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ गिवन हो या मैक्सिमम, फार्मूला यही यूज़ होगा। V इक्वल टू आप लिखेंगे या ई भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर की जगह आप टोटल इम्पीडेंस लिखेंगे। अब क्योंकि V नॉट है, I नॉट है और Z, अब देखें इसमें से कौन सी चीज़ जो है ना हमें नहीं है गिवन। तो अगर I नॉट मेजर करना है आपने तो आपको चाहिए V नॉट ओवर Z, तो इसका मतलब है Z नहीं है जी, V नॉट ओवर Z। और Z की जगह जो है ना उसने क्योंकि सिंपल एक कैपेसिटर यूज़ किया है तो आप Z की जगह यहाँ यूज़ करेंगे XC, तो V नॉट ओवर XC। तो I नॉट का फार्मूला बन जाएगा V नॉट की वैल्यू कितनी है 20, V नॉट की वैल्यू है 20 और XC जो है ना वो इक्वल होता है 1 ओवर, यहाँ पे लिख रहा हूँ XC इक्वल टू 1 ओवर
2π/fc। तो ये ऑलरेडी बटे में, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2π की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू 400 और c की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 35, वही क्वेश्चन है, वैल्यूज़ चेंज है, -6। चलें थोड़ा सा हिम्मत करें और इसको इकट्ठा करके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखते हैं कि हमारे पास टर्म जो है ना वो क्या बचती है। जो पावर वाली चीज़ें हैं उनको अलग कर दें हम, पावर वाली चीज़ों को अलग करके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या बनेगा। इस ज़ीरो, ये देखें 2 और 2 4, 4 को 3 के साथ ज़रब दें, 12, 12 को 4 के साथ, तो 48, यानी आप 50 ले लेंगे। 50, इस 2 ज़ीरो ये और 1 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो काटने से यहाँ 10 की ताकत -3 आ जाएगा। 50 यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -2 कर दें, इस ज़ीरो को भी ख़त्म कर दें। 35 को आपने 5 से ज़रब देनी है, 175, देखें 175 10⁻², ये इसका आंसर है। 175 10⁻, ये देखें ये है, क्योंकि ये -2 यहाँ ख़त्म करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.75 ऑलमोस्ट, ये देखें 1.8, यही बनता है। तो इस वजह से आप सॉल्व करेंगे, यानी किसी तरीके से कुछ होल वैल्यू लेके आप आंसर तक पहुँचेंगे। फार्मूले याद हों, ये याद रखिएगा, फार्मूले आपको पहले याद होने चाहिए जी। इसी तरह का दूसरा मैंने इंडक्टर वाला आपके लिए छोड़ दिया। 48 इम्पीडेंस RLC सर्किट इज डेफिनेटली इंक्रीज्ड इफ़, जी मेन क्या है वो इंडक्टिव सर्किट है, और जी अगेन Z इज इंक्रीज इफ R इंक्रीजेस डेफिनेटली। बाकी के लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि जब आप ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं XL और XC, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है, R पे। इसका मतलब वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे R पे वो लाजमी डिपेंड करेगा, इसलिए आप इसके साथ इसको कोरिलेट करेंगे जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये था 48। अब हम बारी है 49 की, तो देखते हैं कि 49 के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, उसको देखते हैं हम। 49 R गिवन है, XC XL देखा जाए तो ऐसे लगता है बस जैसे एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। फेज़र डायग्राम से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। पूछा क्या गया, इम्पीडेंस का फार्मूला R है, XC और XL, अगर ये सारी हैं तो फेज़र डायग्राम ये होता है कि यहाँ पे XL होता है, यहाँ पे R होता है और यहाँ पे XC। पहले इन दो को हल करेंगे आप, किसकी वैल्यू बड़ी और किसकी छोटी है। XL 6 और XC 3 है, तो जनरल फार्मूला ये होगा Z = √R का स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू किसकी है, XL की, तो XL - XC इसका स्क्वायर जी। R का स्क्वायर कितना आएगा 16 जमा 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, 25 का √5, ये इसका आंसर है जनाब 5 Ω। ये देखें, ये हमने सॉल्व कर लिया जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 51 पे, ये डायग्राम वाला है। 51 इलेक्ट्रिक मोटर लोड हैज़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस R, ये आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंस ये आ गई। पावर सोर्स विद मैक्सिमम वोल्टेज 420 वोल्ट मैक्सिमम करंट की बात करनी है हमने जी। तो इसमें ये रिएक्टेंस है XL, तो अगेन Z का देखें, वोल्टेज गिवन है ना, पहले इम्पीडेंस निकालें जी। R का स्क्वायर, ये मैं पुट भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 900 जमा 40 का स्क्वायर, XL का स्क्वायर 1600, 1600 जमा 900 2500 जी। तो 2500 का क्या आएगा 2500 √ लिया तो कितना आ गया 50 जी। V = IZ, तो I किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा V/Z जी। V की वैल्यू कितनी है 420 / 50 जी। तो ये देखें 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग 8.4, तो चेक कर लें आप 8.4, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट 53
एम्पलीट्यूड का ताल्लुक करंट के साथ है, ये आप डायरेक्ट खुद देख लेंगे। हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। 53 के बाद 54, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इन RC सर्किट इज डबल्ड, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, XL इक्वल टू 2 पाई FL। F को डबल करने से या तो ये डबल हो, या फिर XC इक्वल टू 1/2 पाई FC। इसको डबल करने से ये हाफ हो जाएगा, XC हाफ हो जाएगा। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ। इन दोनों में से एक कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है, ये देख लें, ये इसका आंसर बनता है जी। नेक्स्ट, ये हमने किया था 54। उसके बाद हम आ जाते हैं 55 पे। इसको भी वही उसी तरह का कंसेप्ट है। RL सर्किट है, सोर्स वोल्टेज लीडिंग द करंट एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी, इफ F इज लोवर्ड स्लाइटली देन सर्किट इम्पीडेंस विल बी। जी, अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो फार्मूला हमारे पास होता है Z इक्वल टू R का स्क्वायर जमा XL माइनस XC। जब आप F को इफ़ F इज़ लोअर करेंगे तो ये XC के साथ XC की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब XC की वैल्यू बढ़ेगी तो इस टर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। इस टर्म की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये किसी टर्म में ऐड हो रही है, इस टर्म के अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? डिक्रीज। कनेक्ट करें इन तमाम चीज़ों को जी। नेक्स्ट 58, भी थोड़ा सा उसी टाइप का है। हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जाते हैं 50, क्योंकि इसको हमने बहुत फास्ट करना है। 61 आप खुद कर लेंगे, मैं वैल्यू वगैरह वाला देख रहा हूँ जिसको हम बहुत जल्दी में कर सकें जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 66। ये डायग्राम वाला भी छोड़ देने हैं आपने, दरमियान में से जो आसान से वो आपने खुद कर लेने हैं। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम करवा रहा हूँ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 100, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो VRMS जो है वो इक्वल होता है मैक्सिमम वैल्यू का 70%। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 को 0.7 पे डिवाइड करें। 0.7 को 7 बनाना है तो इसको आपने ऊपर लेके जाना है, ये देखें ना, 0.7 ये ऊपर चला जाएगा जी। तो 1000 का आपने 1000 का 7वां हिस्सा बताना है। 0.7 को मैंने 7 कर दिए जी। तो आप तकसीम भी करें तो एक यहाँ से कितने बचेंगे? 3, 30 बनेगा, 30, 7, 4, 2 बचेंगे, 20। तो इस वजह से ये 14 समथिंग आ जाएगा आंसर। ये देखें 141 ये आ रहा है इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है ना वो समझ आ गया होगा कि 0.7 के हिसाब से। ये भी नॉट पूछा गया, बहुत आसान सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 67 देखा जाए तो ये कैलकुलेटर के बगैर हल नहीं होता। सवाल आसान है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रिक अगर ऐसा आ भी जाए तो हमारे जहन में होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जनरेटर प्रोड्यूस VRMS गिवन है, ओमेगा गिवन है, RL सर्किट है, R गिवन है, L सर्किट है, रूट मीन्स करंट। इसका मतलब है Z निकालना है। मेन प्रॉब्लम किसका है? Z का। 67 में मेन प्रॉब्लम जो है वो Z का है। अगर Z आ जाता है तो फिर आप बता सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उसने बहुत सी चीज़ें यहाँ पलंदा डाला हुआ है। Z भी निकालना है, कौन सी चीज़ लीड कर रही है वो भी बताना है। RL सर्किट है तो इसका मतलब है कौन सी चीज़ लीड करेगी ये भी आपको पता होना चाहिए कि V लीड करेगा, करंट लैग करेगा, ठीक है। रूट मीन्स के करंट लैग करेगा। अब इसमें आंसर कौन सा बन सकता है? यानी लीड वाले आंसर जो है ना ये तो बनते ही नहीं है। अब ये 3 लैग वाले हैं, फिर इनके साथ एंगल का भी चक्कर है। इसका मतलब है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। उनने एक चीज़ नहीं दी, वैल्यू भी बतानी है, लीड और लैग कौन सा कर रहा है और कितने एंगल के साथ कर रहा है, सारे पलंदे हैं। तो एंगल अलग वे से मेजर किया जाएगा, करंट की वैल्यू अलग वे से मेजर की जाएगी। चलें जी, तो सबसे पहले एंगल मेजर करते हैं। एंगल का फार्मूला
यहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये फार्मूला भी हमने पढ़ा भी था जी, ओमेगा एल ओवर आर। ये सिर्फ एंगल के लिए सारा पलंदा हो रहा है, ठीक है जी। या इसको tan थीटा भी आप लिख लें, tan थीटा भी लिख लें आप जी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 और ये रेडियन पर सेकंड जी, 200 जी मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी एल की, सॉरी ये 400 है, ये देखें 400 है, और उसके बाद एल की वैल्यू है 0.025, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.025 जी, 0.025, इसको मैं 25 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, और ये देखिए -3 ये लिखा, डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई आर, और आर कितना है 17.3। इसको रफली आप 20 की वैल्यू भी ले सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर सकें, 20, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो आप 0.25, इसको सॉरी ये तो 25 बना लिया था हमने, 25 को 4 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 1000 जी, और 1000 और ये -3 है, 25 को 4 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 100, और 25 को 4 से ज़रब देने से 100 ये आ गया, ये 2 ज़ीरो इसके साथ और अटैच हैं, और 10 की ताकत -3 भी, 10 की ताकत -3 से ये 3 ज़ीरो चले गए, 10/20 0.5 और इसकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ये आपको tan थीटा में टेबल याद हो तो 0.5 समथिंग जो है ना, ये असल में 1/√3 होता है, और ये 30 डिग्री को शो करता है। ये इस वजह से यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी मसला तो वहीं पे है। चलें 30 डिग्री आ गया, इसका मतलब है या तो आंसर बी होगा या डी होगा। तो अब आई तो हमने मैयर नहीं किया, आई का पलंदा वहीं पे खड़ा है, तो आई के लिए पहले आपको जेड मैयर करना होगा। जेड मैयर करने के लिए अगेन आप फार्मूला यूज़ करेंगे, आर का स्केयर यानी 17.3 का स्केयर, इसको 20 ले लें तो आंसर आ जाएगा 400, जमा जी दूसरा जो है वो, दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास XL, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे XL की वैल्यू, और वो होती है ओमेगा एल के इक्वल। ओमेगा एल ये वाला मेरे ख्याल में आपका ओमेगा एल था जो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, ओमेगा एल, ये चीज़ जो है ना ये आपकी ओमेगा एल थी, ये वाली यहाँ पे जो आपने लिखी हुई है। तो यहाँ पे ओमेगा एल की वैल्यू आप पुट करें तो ये भी कितनी निकलती है, ऊपर आपने यहाँ पे देखा कि ये भी 20 का स्केयर, ये भी कितना निकल रहा है ऑलमोस्ट 400 के करीब। तो ये आप यहाँ से निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है 20 निकलेगी, और फिर आई मैयर करेंगे, V 10 है, ये 20, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसे बताने का मकसद है अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो ये 5 मिनट के अंदर हल होना चाहिए। हो सकता है कि आपको वैल्यू दे दी जाए और सिर्फ एंगल मेजर करना हो तो एंगल का भी तरीका आना चाहिए। इसमें से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी, इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने आइडिया दे दिया कि अगर करना पड़ जाए तो थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट वे से करने का आपने, यही पैटर्न हमने आपको सिखाना है असल में जी। नेक्स्ट ये हमने किया था 67 जी, तो इसी तरीके से आप 68 भी अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और 70, ये डायग्राम वाले आप छोड़ दें जी। 75 यूनिट पावर फैक्टर का पूछा गया। पावर फैक्टर क्या होता है, फार्मूला लिख लें आप, R डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। तो ऊपर भी, तो इसका मतलब इसका नो यूनिट बनेगा, नो यूनिट, ठीक है, बहुत आसान है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या यूज़ करेगा, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाले होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है जिसमें प्राइमरी में जो है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती हैं और सेकेंड प्राइमरी में जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, सॉरी
प्राइमरी में आप नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा बनाएंगे और सेकेंडरी में आपने कम बनानी है। एन पी की वैल्यू ग्रेटर होगी एन एस से, ठीक है। इसी तरीके से वी की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, वी एस से, इज़ यूज टू डिक्रीज़ दी वोल्टेज। ये देखें ना, यहाँ पे वी ज़्यादा है और इधर वी इसके मुकाबले में कम हो गया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये चीज़ बहुत आसान सा है जो आप याद रख सकते हैं जी। लॉसेस से रिलेटेड भी कोई बात गिवन होगी। कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर मेड लेमिनेटेड फॉर्म टू प्रिवेंट एडी करंट्स, ये आपको लेक्चर में ये बात सुननी होगी। चलें एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि उसमें इक्वेशंस भी सारी यूज़ हो जाएं। सपोज कर लें जैसे ये है 85 1/8 रेशो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन से ये पता चला है कि ये एन एस ऊपर है, एन पी नीचे है। ये रेशो कितनी आ गई 1/8 जी। और क्या क्या चीज़ें गिवन है, पावर गिवन है प्राइमरी 10 kV 10 किलोवाट, उसके साथ और क्या गिवन है, आई वो सेकेंडरी का गिवन है। देखिए चीज़ें मिक्स हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, पहले लिख लें। और वी प्राइमरी जो है ना वो हमने मैयर करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम पावर का फार्मूला लिखेंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते। तो पावर का फार्मूला जो है, अगर प्राइमरी का फार्मूला लिखें तो आपको दो चीज़ें प्राइमरी चाहिए, वी पी चाहिए और आई पी चाहिए। तो वी पी और आई पी, तो वी पी तो हमने मैयर करना है। अगर यहाँ से आप देखें ये चीज़ गिवन है, ये हमने मैयर करनी है, हमें सिर्फ आई पी निकालना है। आई पी के लिए आई एस हमें फ़ायदा देगा, कैसे, एन एस ओवर एन पी इक्वल होता है, उल्टा होता है, करंट्स का उल्टा होता है, आई एस ओवर आई पी जी। हमें क्या चाहिए, आई पी, तो आई पी जो है ना वो क्या बन जाएगा, एन एस ओवर एन पी, उसी तरह रहेंगे जी। ये देखें ना, आई पी हमने मैयर करने हैं जी। तो एन एस ओवर एन पी ओवर एन एस, आई पी हमने मैयर करना है जी। और साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आई एस, ये मल्टीप्लाई हो गया जी जनाब। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकलेगा जी। इसको मैं नेक्स्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारे पास वी पी जो है जी, वी पी जो है वो किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, पावर डिवाइडेड बाई आई पी, पावर डिवाइडेड बाई आई पी। अब पावर जो है वो आपको पता ही है 10 किलोवाट, आप किलो के भी 3 ज़ीरो लगा दें। और नीचे क्या है, आई पी जी। आई पी जो है वो 25/8, आई पी की वैल्यू कितनी निकलेगी 25/8 जी। तो 25 यहाँ पे आएगा और 8 ऊपर चला जाएगा, 25 1 400। ये आप इस तरह आप इसको देख लें, ज़रब निकालें तो आपके पास जो भी इसका आंसर है भी, ये देखें 25 8 को 400 से ज़रब दें तो कितना निकलेगा 3200 वोल्ट, ठीक है। तो इस वे से आपने मैयर करना है, यानी आपने टर्न्स रेशो की मदद से आई पी निकालना है। जब आई पी मैयर हो जाएगा तो फिर आप वी पी जो है ना वो मैयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर फार्मूला, पावर वाले फार्मूले से। तो ये सारे फार्मूले आपको याद हों तो आप इजीली कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 2 या 3 ही सिंपल फार्मूले हैं जो ट्रांसफार्मर में यूज़ हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये इस लेक्चर के अंदर डिफरेंट तरह के जितने भी MCQ थे विद इन टाइम सॉल्व करना जो है आप सीख जाएंगे। और मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस खुद याद हों, फेज़र डायग्राम याद हो, कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।